चीनी चुनौती और धमकियों को दरकिनार कर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान दौरे पर पहुंची। रात 8 बजे के करीब उनका विमान ताइपे एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। ताइवान के विदेश मंत्री उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। अब से कुछ देर में नैन्सी पेलोसी की ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। इस दौरान मीडिया की एंट्री नहीं होगी। नैन्सी की ताइवान यात्रा से चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। चीन ने ताइवान में टारगेटेड अटैक की धमकी दी। साथ ही चीन ने ताइवान पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए। अमेरिका पर आरोप लगाते हुए चीन ने कहा कि वो ताइवान कार्ड खेल रहा है और दोनों देश उसे उकसा रहे हैं। और नैन्सी पेलोसी ने इस दौरे पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ताइवान की हमारे प्रतिनिधिमंडल की यात्रा ताइवान के लोकतंत्र के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ताइवान नेतृत्व के साथ चर्चा में हमने अपने साझा हितों पर बात की, जिसमें स्वतंत्र इको पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने का जिक्र था। ताइवान के 2 करोड़ 30 लाख लोगों को अमेरिका के साथ आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है, क्योंकि दुनिया को तानाशाही और लोकतंत्र के बीच चुनना है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, अमेरिका को ताइवान कार्ड खेलने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए और एक चीन के सिद्धांत से बंधे रहना चाहिए। शब्दों और भावनाओं से तीनों समझौतों पर टिकट रहना चाहिए। अमेरिका और ताइवान ने मिलकर उकसावे की कार्रवाई की है। चीन आत्मरक्षा में कार्रवाई को मजबूर है। चीन का कोई भी जवाबी कदम वैध माना जाएगा और चीन की लगातार चेतावनियों के प्रति अमेरिकी बेपरवाही और उसके व्यवहार का जवाब होगा। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीधे उमा से बात करते हैं। अब उमा, क्या हुआ पहले, आगे क्या होगा, इस पर जाने से पहले ये बताइए अभी कि फिलहाल कुछ एक्शंस चीन ने लिए हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और धमकाया भी है, उससे जरा अपडेट कराएं पहले आप। ये देखिए, जब कल नैन्सी पेलोसी ताइवान उन्होंने लैंड किया, उसके बाद चीन की एक गर्म प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कहा कि चीन की तरफ से कहा गया कि ये जो चीन की संप्रभुता और अखंडता है उस पर एक चोट है। इस तरह के ट्वीट्स और इस तरह के जो अपडेट हैं वो भी आ रहे हैं, जिसमें कि जो अमेरिकी नेवी जो डिफेंस एकेडमी है उनकी तरफ से कहा गया कि कुछ अटैक्स जो है वो किया जाएगा। और जो चाइनीज़ एजेंसी है सिन्हुआ, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट किया गया जिसमें कहा गया है कि ट्यूसडे नाइट्स, यानी कि 7 घंटे पहले का ट्वीट है। लेकिन अभी तक कुछ इस तरह की इस तरह का कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आया जिसमें कि चीन ने ताइवान पे कोई बड़ा अटैक किया हो या किसी इलाके में उसके अटैक करने की कोशिश की हो। लेकिन इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है, क्योंकि जो चीन है वो इस बात से बौखलाया हुआ है, क्योंकि पहले भी चीन ये कहता रहा है कि इस यात्रा को ना करें। और जब राष्ट्रपति शी की बात हुई थी राष्ट्रपति बाइडेन से, तो उस बातचीत में भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि ये यात्रा ना हो। लेकिन जैसा कि अमेरिका लगातार कहता रहा कि यात्रा जो है वो पेलोसी की अपना विशेषाधिकार है, अगर वो करना चाहती हैं तो करे। लेकिन अब जब पार्लियामेंट में वहाँ पे नैन्सी पेलोसी ने संबोधन किया है तो उन्होंने ये कहा है कि जो इंटर पार्लियामेंट्री जो डायलॉग है, यानी कि ताइवान और यूएस के बीच, वो बढ़ाना चाहती हैं। और एक साफ मैसेजिंग अमेरिका की तरफ से दे दी गई है कि चीन चाहे जिस भी तरीके से बौखलाए या जिस भी तरीके की धमकी दे, जो अमेरिका जिस तरह से कॉपरेशन ताइवान के साथ कर रहा है, क्योंकि इसका स्ट्रेटेजिक एक बहुत महत्व है इस इलाके में, वो करता रहेगा। लेकिन निगाह इस बात पे लगी हुई है इशारे की आगे चीन अगले कुछ घंटों में या अगले 24 घंटे में किस तरह के कदम उठाता है, खासतौर पे सामरिक कदम उठाता है। उमा, अगर देखें तो चीन हमेशा से कह रहा है कि आप दूर रहिए, लेकिन नैन्सी का जो ट्वीट है जो अभी हमने दर्शकों को पढ़ के सुनाया, उसमें एक लाइन है कि ये ज्यादा अहम है क्योंकि दुनिया को तानाशाही और लोकतंत्र के बीच में चुनना है। तो एक तरीके से चीन पे टारगेटेड अटैक है। जी बिल्कुल, देखिए इसकी एक पृष्ठभूमि है, क्योंकि जब चीन में कम्युनिस्ट का उदय हुआ और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, उसको अमेरिका जैसा जो लोकतांत्रिक देश है वो पसंद नहीं करता है। और उसके मुकाबले अगर ताइवान देखें तो बहुत ही छोटा देश है, 30-35 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है, 2.5 करोड़ के आसपास लोग वहाँ पे रहते हैं। लेकिन वहाँ पे तब भी डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल करती है और अमेरिका इसलिए उसके साथ खड़ा है। दूसरी अहम बात है कि जो साउथ चाइना सी की जो बात है, जिसमें कि चीन अपनी मनमानी चाहता है और अपने तरीके से रूल्स वो तय करने की कोशिश करता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों को वहाँ नहीं मानता है, तो अमेरिका को ये बात नागवार गुजरती है। और इस लिहाज से ताइवान के साथ खड़ा होना अमेरिका के लिए एक डिप्लोमेटिक के साथ साथ एक सामरिक महत्व का भी
सामरिक महत्व की भी बात है और इसलिए चीन को ये काफ़ी नागवार गुजरा है। और जैसा कि अभी ट्वीट करके कहा गया है कि जो वेस्टर्न कमांड थिएटर है वो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक जो है वो करने जा रहा है, लेकिन अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह का अटैक होता है या फिर चीन जो है एक डिप्लोमेसी का रास्ता चुनता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी ये मामला भड़का तो बहुत बड़ा मामला बन जाएगा, क्योंकि अमेरिका के युद्धपोत भी उस इलाके में तैनात हैं। उमा, कई तरह के सवाल हैं। पहले तो आप उसकी पृष्ठभूमि भी बता रहे थे, अपना हक जताता रहा है ताइवान पे चीन। यूक्रेन के साथ जो हुआ वो दुनिया ने देखा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, और उसके बाद जब उस पर अटैक हुआ तो हम आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन हम बाहर से मदद कर रहे हैं। यूक्रेन कहता रहा कि आप हमारे साथ आइए। यहां पर ताइवान क्या वही गलती करेगा? क्योंकि चीन और अमेरिका दो विश्व के सबसे बड़े ताकत हैं सैन्य के मामले में, और अगर ये दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। जी बिल्कुल, देखिए जो यूक्रेन और रूस के जो हालात हैं या जो उनके बीच का जो युद्ध है तो युद्ध ही, लेकिन उसकी प्रकृति थोड़ी अलग है। लेकिन अगर ताइवान के मसले को लेकर चीन और अमेरिका के बीच किसी तरह के युद्ध की शुरुआत हुई तो वो बिल्कुल अलग तरीके का होगा। जो जैसा आपने भी कहा कि जो नेटो फोर्स है या जो अमेरिकी सेना है वो यूक्रेन को पर्दे के पीछे से खुलकर ही सही, लेकिन वो सामरिक हथियार देकर मदद कर रही है। ताइवान के साथ भी अभी तक ऐसा ही है कि जो अमेरिका है वो सामरिक तौर पे मदद देता रहा है, लेकिन अगर चीन ने अटैक किया और जिस तरीके से, एक बहुत ही छोटा मुल्क है यूक्रेन जो है वो काफी बड़ा है, उसके मुकाबले अगर ताइवान के मुकाबले देखें तो ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। बहुत छोटा देश है और उसके पास उस तरह के स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, अमेरिकी सामरिक सहायता के जरिए जरूर वो सस्टेन करता है उस इलाके में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति पैदा होती है तो अमेरिका को डायरेक्टली चाहते ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और ये इसका जो नतीजा है वो काफी गंभीर होगा। उमा, इन तस्वीरों को एक्सप्लेन कर दें। लाइव तस्वीरें हैं, जो बैठक होनी थी 8 बजे वो करीब शुरू होने वाली है। जी, जो राष्ट्रपति माफ़ कीजिएगा, जो वहाँ पे मुलाकात होनी थी राष्ट्रपति से वो शुरू हो गया है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तकरीबन आधे घंटे बाद भारतीय समय के हिसाब से 8:30 बजे जो पेलोसी हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली है। उसके पहले उनका जो मुलाकात है राष्ट्रपति वेन के साथ वो अभी होगी, और जाहिर सी बात है कि पहले से तयशुदा कार्यक्रम था। पार्लियामेंट में वो बोल चुकी हैं, अब ये मुलाकात है और इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं ताइवान से शारिक, इसका सीधा सा अर्थ जो है वो ये कि चीन चाहे जितनी भी आपत्ति जताए, जो अमेरिका है वो ताइवान का साथ नहीं छोड़ने वाला, और ताइवान को जिस तरीके से ताकत के बूते चीन धमकाने की कोशिश करता रहा है, उसके एयर स्पेस को बार बार जो है उसको इन्वेड करता रहा है। कल भी 20 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट इस तरह की खबर आई कि ताइवान के एयर स्पेस में घुसे, हालांकि किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, किसी तरह का कोई अटैक नहीं किया उन एयरक्राफ्ट्स ने, लेकिन वो एयर स्पेस को भेद कर और फिर वापस आ गए। तो एक तरह से जो एक मानसिक लड़ाई जो है वो भी चीन की तरफ से खेली जा रही है। वो एक मानसिक दबाव बनाकर रखना चाहता है और बार बार उसकी तरफ से बयान आ रहे हैं, जो वीडियोज हैं वो जारी किए गए हैं पिछले 2-3 दिनों में कि किस तरह की रक्षा तैयारी है। और ये देखिए, ये स्वागत कर रही हैं जो राष्ट्रपति हैं ताइवान की, वो नैन्सी पेलोसी की, जो कि स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की। तो ये काफ़ी एक मजबूत, एक बहुत ही इम्पैक्ट पैदा करने वाली ये तस्वीर है, क्योंकि इस दौरे को लेकर चीन लगातार धमकाता रहा है, अपनी बात कहता रहा है, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रवक्ता के स्तर पे या विदेश मंत्रालय के स्तर पे, खुद राष्ट्रपति के स्तर तक भी चीन इस बात पर आपत्ति जता चुका है कि ये हो। और कल आपको याद होगा शारिक कि जब ये कोलंबो से इनकी फ़्लाइट उड़ी तो जो साउथ चाइना सी है उसके इलाके को अवॉइड करते हुए फिलीपींस की तरफ से तकरीबन 5 घंटे 5.5 घंटे और शायद ये पहली बार हुआ है कि उस फ्लाइट को 7 लाख से ज्यादा लोग ट्रैक कर रहे थे। जी, जो डाटा आ रहा है उसमें तकरीबन 3.5 लाख के आसपास है, और ये भी कहा जा रहा है कि मैंने 7 लाख कहीं देखा। हाँ, तो वो सबसे ज़्यादा ट्रैक किया गया ये फ्लाइट है। और दूसरी बात ये है कि जो फ्लाइट रडार है उसको तो नोटिस देना पड़ा अपनी साइट पे कि बहुत ज़्यादा लोग इसको ट्रैक करें। मैं खुद ट्रैक कर रहा था, तो एक बार जब वहाँ से निकल गया तो वो 3 मिनट का वेटिंग दिखा रहा था, जो बढ़ते बढ़ते 63 मिनट का वेटिंग हो गया। तो उसके बाद उसको ट्रैक करना मुमकिन नहीं था, लेकिन जानकारी आ रही थी। तो अब देखिए, ये जो संबोधन है राष्ट्रपति का ताइवान की, वो बोलने जा रही हैं, और इसके बाद नैन्सी पेलोसी भी अपनी बात रखेंगी। तो यहाँ से भी एक मैसेजिंग देने का काम होगा कि किस तरीके से जो
अमेरिका और ताइवान के जो रिश्ते हैं वो मजबूत हैं और किस तरीके से ये दोनों रिश्तों को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे चीन की तरफ से जितनी भी आपत्ति हो। उमा, इतिहास गवाह रहा है कि जब दो महाशक्तियां आमने सामने हों तो जंग ज़बानी ही होती है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? जी देखिए, एक जॉन एफ कैनेडी की कही लिखी पंक्ति जो है वो मुझे याद आती है कि यू कैन सिक्योर पीस ओनली बाय प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, कि आप युद्ध की तैयारी के द्वारा ही शांति सुनिश्चित कर सकते हैं। तो वो आप उसको अगर आप आम भाषा में ट्रांसलेट करें तो अगर आप अपनी बॉडी बना रहे हैं, सामने वाला भी बॉडी बना रहा है, तो लोग समझते हैं कि एक दूसरे को कि अगर उसको हमने कुछ पीटा तो वो भी मुझे पीट सकता है। हाँ। तो इसलिए वो तैयारी दिखाते रहते हैं, लेकिन कभी आपस में लड़ते नहीं हैं। और ये भी एक डिप्लोमेसी का तकाजा है। और जिस तरह की, लेकिन एक बात है कि जिस तरह से पोजीशनिंग चीन ने की इस पूरे मामले में, तो उसके लिए भी नाक की लड़ाई का सवाल बन गया है कि अगर इतना कुछ बोलने के बाद वो कुछ नहीं करता है तो ये एक मैसेज जाएगा कि चीन शायद कमजोर पड़ गया या पीछे हट गया या वो डर गया। इस तरह का जो एक संदेश है वो जा सकता है। इसलिए कुछ ना कुछ वो करेगा और इस बात का पूरा अंदेशा है। और इसी अंदेशे की वजह से अमेरिका ने भी उस क्षेत्र में अपनी जो सामरिक तैयारी है वो पुख्ता कर रखी है। इस खास खबर पर हम बने रहेंगे।